अपन इनको एरोगेंट कह सकते हैं। अपन कह सकते हैं अरे बड़े एरोगेंट लोग हैं यार, ये क्या इस तरह से लोग हैं। इनके लिए एरोगेंसी नहीं है, इनका एक सामान्य व्यवहार है, बिल्कुल अति सामान्य व्यवहार है। हम कहते हैं चांदी का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा होना, और ये सोने का चम्मच, रत्न जड़ित, हीरा जड़ित स्वर्ण चम्मच मुंह में लेकर के पैदा होने वाले लोग होते हैं। ये समय से, काल से, संस्थाओं से सबसे ऊपर होते हैं। ये सबसे ऊपर है, ये राष्ट्र से ऊपर है। ये कहीं इनको अपन लोग आंकते हैं तो अपन बेवकूफ़ लोग जो इनको आंकने की कोशिश करते हैं। जो परिवार पिछले लगभग 100 सालों से इस देश की और कुछ कुछ एशिया की और कुछ कुछ विश्व की राजनीति का ध्रुव में रहा हो, उस केंद्र में रहा हो, उसमें पैदा होने वाला बच्चा अगर कोई व्यवहार करे तो हम जैसे छोटे लोगों के लिए, तुच्छ लोगों के लिए एरोगेंसी दिख सकती है। इनके लिए सामान्य विषय है। जब हम अपनी बचपन में उन गंदी गलियों में खेल रहे होते हैं, तब वो ये उनका बचपन उस संसद के गलियारों में निकलता है। इस संसद के गलियारों में इनका वो लुका छुपी खेल भी मेरे ख्याल में संसद के बड़े बड़े जो खंभे थे पुराने वाले, उनके पीछे खेलते होंगे, या हो सकता है संसद के भीतर खेलते होंगे। ये इनके माता पिता जब घूमने जाते थे तो नौसेना का युद्धपोत है ना, जो जिसके दीदार भी हम अपनी ज़िंदगी में शायद कभी कर पाएँ ना कर पाएँ, उसको छूना भी बहुत बड़ी चीज़ है। अंदर जाना तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है एक आम आदमी के लिए। इनके लिए वो कुछ भी नहीं। तो जितनी रिद्धियाँ, जितनी सिद्धियाँ हैं, वो सब इनके चरणों में रहती है। इसलिए इनका व्यवहार को आंकना हमारे लिए गलत होता है। एक चीज़ छोटी सी बोलते ही शगुफा छोड़ते और पूरा देश लुट मच जाता है, पीछे पड़ जाता है। ओ क्या हुआ है, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे, क्यों, पक्ष में विपक्ष में, और ये सारे पत्रकार जितने भी विश्लेषक और जितनी राजनीतिक गलियारे, गलियाँ कूचे, संसद सब हिल जाती, सब हिल जाती। दाम 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 दाम, मज़ा आ जाता है सबको। चर्चा करो, चर्चा करो। राजा जी ने क्या कहा, राजा जी ने क्या कहा, राजकुमार ने क्या कहा, राजकुमार ने क्या कहा। एक कहावत होती थी ना कि गांव में धुआं मत करना, कि सोढ़ी जी की आंखों में दर्द हो रहा है। सोढ़ा राजपूत राजा थे तो उनकी रानी जी की आंख में आंख दुखने आ गई सब। तो ठाकुर साहब ने हुक्म कर दिया गांव में कोई चूल्हा नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? सोढ़ी जी की आंखों में दर्द है। तो ये जब बोलते हैं तब यही होता है कि भैया गांव में अब कुछ मत करो, कुछ भी क्यों, अब ये बोलने वाले हैं, ये करने वाले हैं, करेंगे, कहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक समय है, कुछ भी लेकर के कोई डाटा इकट्ठे किया, 4 कलर डाले, फोटो डाले, नाम डाले, ये डाला वो डाला, फैक्ट का कोई लेन देन किसी को भी नहीं है। मज़ेदार चीज़, जो इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, भाई एक शब्द में निकाल के दे ना फट से। जैसे यूपी इलेक्शन कमीशन ने 2 मिनट में दे दिया कि बिजू श्रीवास्तव साहब है, वो उनका नाम यहाँ पे दर्ज नहीं, यहाँ से निकाला जा चुका है, तो दूसरे वाले नहीं दे रहे। अब इसमें भी राजनीति हो सकती है। शायद राजनीति का जो एक पक्ष है वो इनको रोक रहा होगा इलेक्शन कमीशन, क्या 2 मिनट रुक जाए यार, थोड़े रुको, इनको जितना कूदना है कूदने दो, संसद में हंगामा मचाए, चाहे गलियों में मचाए, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करे, देश को हिलाए, मीडिया को हिलाए, और सबको एक मसाला मिलता है, चटखारा मिलता है। माइक ले लेके दुनिया दौड़ती है, यहाँ पर हम भी आधी रात को बैठ के ही चर्चा कर रहे, मज़े ले रहे हैं। तो ये इनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने तो एटम बम बोला, पर मैं सोचता हूँ फुसकी वाला सूतली बम भी नहीं होगा असल में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन, मैं सोचता हूँ इलेक्शन कमीशन अब क्या करेगा, जब ये सारे हंगामे हो के रहेंगे, तब जाकर इलेक्शन कमीशन छोटा सा सूतली बम छोड़ देगा, फुसकी वाला। फिर ये कोई, इनके कोई फ़र्क नहीं पड़ना, फिर ये कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये वीर सावरकर जी को माफ़ी वीर कह करके भी माफ़ी मांग के फ्री हो सकते हैं। इन्होंने, आपको मालूम है, 7-8 बार कोर्ट से माफ़ी मांग करके ये मुक्त हुए। कोर्ट भी देखता है कि भाई साहब आप तो 2 अक्षर लिख दो ना यार माफ़ी के,
आप पढ़ना ही मत, उसको यूँ हाथ रख देते होंगे कि आप पढ़ो मत, अगर नीचे साइन करो, ऐसा है माथा पच्ची साइन करे, कोर्ट वाला अपना आ जाता है, वकील कहता साहब हमारे वकील ने माफ़ी मांगी, कोर्ट कहता भाई माफ़ किया यार, कौन कौन इनको इतना सहन करे, किसकी औकात भी नहीं है। क्योंकि जो जहाँ बैठा है इस देश के अंदर उसे पता है कि राजनीति का सर्वोच्च परिवार है, ये आज नहीं तो कल सत्ता में आएगा तो सारी हैकड़ी निकाल देगा 2 मिनट में। इसलिए सब अपने अपने मारवाड़ी कहते हैं अपनी अपनी रोटी को खीरा देते हैं, अपनी रोटी को सेकने के मूड में रहते हैं। तो किसी की औकात नहीं होती कि बर्रे के छत में हाथ डाले ना, अरे छत में कौन हाथ डाले बर्रे के। और सब अपने प्रमोशन के भूखे होते हैं, सब अपने खुद के अस्तित्व के भूखे होते हैं। सबको पता है कि रिटायरमेंट के बाद में क्या करेंगे। बड़े बड़े इलेक्शन कमिश्नर अपन जब पढ़ते थे सुने हैं कि राजीव गांधी जी के पास में इतनी बड़ा नाम था तो इलेक्शन कमीशन साहब का, वो रात को आते हैं मोटा भाई और उसको ही आइसक्रीम खिलाते राजीव जी अपने फ्रिज से निकाल करके। वो टीएन सेशन की कहानी ऐसी लगती नहीं है जैसे कुछ भी नहीं है। 2 आदमी मिल करके तय करें प्रधानमंत्री कौन बन रहा है कौन हट रहा है, कैसे चुनाव होंगे क्या नहीं होंगे। तो ये सारी कहानी बहुत सिंपल है उस बड़े स्तर पर। हमारे लिए बड़ी उतोरी ऐसा हो गया क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये वो आदमी है जिसने अध्यादेश जो संसद ने पारित किया है, कैबिनेट मिनिस्टर ने पारित किया, उसको यूँ फाड़ देते हैं। ऐसा कोई फाड़ सकता है? नहीं फाड़ सकता। फाड़ दे इनके क्या फाड़ लिया किसी ने? कुछ नहीं फाड़ा, कुछ नहीं होना। अब चर्चा करने वालों को तो इन्होंने फाड़ दिया, कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना भाई। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जब स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे थे तो उनके ध्यान में ये लोग थे उनके ध्यान में कि इनको कोई दोष नहीं लगता है, लग भी नहीं सकता, लगना भी नहीं चाहिए। और जब इन पे दोष लग जाए तो फिर राजनीति का मजा ही क्या है। ये ईवीएम का केस तो मैं सोचता हूँ ना, थोड़े दिनों बाद में मैं सोचता हूँ थोड़े दिन बाद में फुस कब होगा। पहले ये इनको बहुत उछाल करके बातें करने देंगे, फिर ईवीएम का इलेक्शन चीफ कमिश्नर आएंगे बाहर। अभी तो इलेक्शन कमीशन को कह रहा है हलफनामा दो, जबकि हलफनामे की जरूरत नहीं है। कोई भी बड़ी इतनी ऑफिस, उसका भी तो इज्जत के दाव पे लगा ना। तो इतनी बड़ी ऑफिस खुद आकर के भी तो निर्णय दे सकते भाई साहब गलत है। पर मैं सोचता हूँ राजनीति के कुछ हल्के इनको इलेक्शन कमीशन को कहते होंगे भाई यार थोड़ा सा रुक जाओ यार, इनको थोड़ा फैलने दो। फैल जाएंगे तो हम लोग छोटा सा फुसकी छोड़ करके, जो एटम बम है वो एटम बम कुछ नहीं, सुतली वाला बम था छूट जाता है, वो फुसकी निकल जाएगी और बात खत्म हो जाएगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इससे पहले हमने राफेल का मुद्दा भी देखा तो उसमें भी हवा निकल गई थी। अडानी अंबानी का तो मुद्दा देखो बहुत बकवास सा निकला, कुछ ज़्यादा उसमें दमदार नहीं निकला। आप अडानी को कोस रहे होते हैं, आपका मुख्यमंत्री अडानी जी से मिल करके कर रहा होता है, तो और जबकि आप उसी राजस्थान से निकल रहे होते उसी वक्त ये चीज़ हो रही होती है। तो ये उस मुद्दे में मज़ा नहीं आया। फिर उन्होंने चौकीदार चोर है कहा था, उसमें फिर माफ़ी मांग करके फ्री हो गए थे। इन्होंने गलवान के मुद्दे पे कहा था कि भारतीय सेना को चीनी पीट रहे, चीन इतना लेके चले गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनको थोड़ा सा अपने को उनको सुप्रीम कोर्ट ने देखो उनको क्या डांट लगी, कुछ डांट वांट नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट भी डांटते हुए इतनी सहज रूप से डांट सकता है क्या इनको? यार कोई नहीं डांट सकता, कोई डांटता भी नहीं यार। ऐसे कोई तल्ख सजा इनको कोई नहीं देने वाला होता है, देते भी नहीं, दे भी नहीं सकते। छोड़ो, ये ऊपर के लोग हैं तो इनकी चर्चा भी व्यर्थ है। तो गलवान वाले मुद्दे पे भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था कि भाई साहब, ऐसे कहते हैं कि भाई साहब आप ऐसा मत बोला करो, आप सेना का कम से कम सम्मान रखो, बस ठीक है फ्री है। फिर इन्होंने इनको उसमें आपको चला था चाईबासा कोर्ट में, अमित शाह के विरुद्ध इन्होंने बोला था, चाईबासा कोर्ट में इन्होंने माफ़ी मांगी, छोड़ दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उन्होंने हत्या का आरोपी बोला था अपने अमित शाह को, उस मामले में ये माफ़ी लेकर के छोड़ गए थे। फिर उन्होंने कहा था अमित शाह को कि काला धन, नोटबंदी के टाइम के काला धन को सफ़ेद कर रहा अमित शाह ने उस फलानी जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक उसके थ्रू किया था। इसमें भी उन्हें केस चला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनके। इन्होंने कहा था कि आरएसएस को बोला था कि निक्करवाड़े 21वीं सदी के कौरव है, हरिद्वार में इन पर मुकदमा चला, शायद उस मुकदमे में ये लोग फ्री है। सावरकर को उन्होंने बार बार धोखेबाज कहा, महाराष्ट्र की धरती पे कहा, और महाराष्ट्र की धरती पे वो लोगों के सामने कहा जो उनको भगवान की तरफ पूजते हैं,
और वो लोग भी पूंछ दबा करके इनके साथ में बैठ गए राजनीति के चक्कर में, वो भी कुछ नहीं बोल पाए। तो कोर्ट क्या बोले, कोर्ट ने तय कहा कि भाई स्वतंत्रता आंदोलन है, उसमें आपको इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने दायरे में रहिए। और कोर्ट ने इन्होंने माफ़ी 2 अक्षरों के लेकर के फ्री हो गए। फिर उन्होंने एक वो कहा था सूरत की कोर्ट में कि सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, उस मामले में इन्होंने माफ़ी मांगी थी। पर वहाँ भाजपा का शासन था, शायद थोड़ा जज साहब ने थोड़ी हिम्मत दिखाई हल्की सी, और इनकी माफ़ी मांगी नहीं। फिर उसमें इनकी उनको 2 साल की सज़ा मिली, फिर जमानत भी हो गई। पर उस मामले में उनको संसद सदस्यता गई थी पिछली बारी। गौरी लंकेश जो पत्रकार थी हत्याकांड के अंदर, उन्होंने कहा था RSS का हाथ है, फिर वहाँ भी इनके ऊपर केस वेस चला, वो भी मुकदमा चल रहा होगा। तो इन्होंने एक वहाँ कहा था असम में इनके ऊपर मुकदमा चला था, जिसमें कहा था कि RSS वाले उसको मंदिर में नहीं घुसने देते इनको। तो क्या हुआ, कुछ नहीं होता है, इनके चलते रहते हैं। और कुछ लोग दोनों तरफ से होता है, ये फटाका छोड़ कर फ्री हो जाते हैं, और फिर कुछ लोग लाइमलाइट में आने के लिए फिर एक छोटा सा मुकदमा दर्ज करा लेते हैं। तो फिर वो लाइमलाइट वो भी रहते हैं और ये भी रहते हैं, इनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके मच्छरों की तरह मच्छर उखाड़ के कैसे फेंक, इस तरह से उखाड़ के फेंक देते हैं। तो इन्होंने गांधी जी की हत्या में भी इन्होंने RSS के ऊपर आरोप लगाया था कि RSS ने गांधी जी की हत्या की थी, जो फिर सुप्रीम कोर्ट उन्होंने माफ़ी मांगी थी। तो ऐसा मेरे ख्याल में 10-11 केसेज होंगे जिनमें इन्होंने कहा और फिर माफ़ी मांग ली। और इनके जो मुद्दे हैं, राफेल का रहा होगा, चौकीदार चोर का रहा होगा, कोई अडानी अंबानी का रहा होगा, कोई ऐसा कोई चीन गलवान के नाम पर भारतीय सेना के ऊपर उन्होंने कुछ बोला होगा। तो ऐसा कोई इनके फ़र्क नहीं पड़ता। और आने वाले दिनों में जब ये इलेक्शन कमीशन का जो मुद्दा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं इस मुद्दे में, जितना ह्यू एंड क्राई मचाया जा रहा है, ऐसा कुछ मुद्दे में कुछ है नहीं खास। पर हाँ, आने वाले दिनों के अंदर जब हम लोग देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन एट द एंड ऑफ दिस गेम, जो पूरा ये रायता फैला हुआ होगा, उसमें इलेक्शन कमीशन आएगा और दो लाइन का कोई अपने वक्तव्य दे करके सारे मुद्दे को साइड लाइन कर देगा। तो ये साइडलाइन करेगा वो करीब करीब बिहार में इलेक्शन के समय, ऐसे समय आकर के करेगा, ताकि जब ये गरजने के मूड में होंगे तब मोदी जी वापस से इनको फुस कर देंगे। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लगता। तो ठीक है, मज़ा ही मज़ा है। राफेल के मामले में इन्होंने माफ़ी मांग ली थी। अब बहन जी भी बोल रही हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, कौन होता है तय करने वाला। तो ये लोग कह सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट तो अपने लिए सुप्रीम कोर्ट है, अपने लिए तो भैया जो ACJM साहब है ना, वो भी निश्चित तौर से बहुत ही माननीय है, बहुत ही सम्माननीय है, उनका बहुत आदरणीय है, सब कुछ होता है। इनके लिए सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं होता, नहीं होता मतलब अनादर के भाव से नहीं है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट वगैरह बहुत इन्होंने तो इनके घर से सुप्रीम कोर्ट के जजेज की नियुक्ति भी इनके घरों से ही हुई होगी ना, नहीं हुई होगी। जब सत्ता के शिखर पे बैठे हुए लोग हैं, इनके घरों पे नहीं, इनके ऑफिस से हुई होगी। इनकी दादी ने की होगी, इनके पिता ने की होगी, माता जी ने डिफैक्टो प्रधानमंत्री रहते हुए की होगी, इनके पिताजी की नाना जी ने की होगी। तो ऐसा इनके लिए कोई ज़्यादा नहीं है। और एक फाइनली मामला आता है नेशनल हेराल्ड का। नेशनल हेराल्ड में सुब्रमण्य स्वामी साहब कोई फैक्ट लेकर के जरूर आए होंगे, तो उस बिना पर अगर देखते हैं तो नेशनल हेराल्ड पे भी जमानत पे छुट्टी में क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कोई 80, 25, 50, 100 करोड़, 200 करोड़, 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुद्दा है कि इलेक्शन कमीशन का वर्तमान जो मुद्दा है, ये मुद्दा मैं सोचता हूँ ये इसका इतना ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।